बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एट 6 और मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। मैं हूं आसमा इकबाल और आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे 10:02 आज सुबह होने वाले पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दाना हमले की। आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई। इस हमले को नाकाम बना दिया गया सिर्फ 8 मिनट के अंदर। लेकिन जी ये मजमूम मकासद लेकर आए थे। बताया गया है कि जो 4 दहशतगर्द थे, जिनकी तादाद अभी तक 4 ही कंफर्म की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, इनका इरादा ये था कि यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको यरगमाल बनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर काफी दिन उनका ठहरने का, रहने का प्लान था। और फिर आज हमने देखा कि जब ये लोग एक कार लेकर, जिसके बारे में भी जो इब्तदाई मालूमात है उनसे पता चला है कि 3 रोज पहले खरीदी गई थी, परचेज की गई थी, उस कार में ये सवार होकर बढ़े पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेन गेट की जानिब। लेकिन वहां पर एक बैरियर लगा हुआ है। जो लोग कराची में रहते हैं, ये या कभी गए हैं कराची में और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस गए, तो वो जानते हैं कि वहाँ एक बैरियर लगाया गया है। उस बैरियर पे किसी भी गाड़ी को अंदर दाखिल होने से पहले रोका जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, पूछा जाता है कि आप किस मकसद के तहत यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। दहशतगर्दों से यही सवाल किया गया। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार वहां पर तैनात थे, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं अमूमन प्राइवेट कंपनीज की जानिब से, उनसे और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। लेकिन जब दहशतगर्दों ने देखा कि वो इतनी आसानी से अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका। एक दस्ती बॉम्ब जो है वो यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर फेंका और फिर साथ ही फायरिंग शुरू की और गाड़ी से भागकर अंदर की जानिब जाने की कोशिश की। लेकिन खुशकिस्मती ये है और हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से कामयाब जो कोशिश की गई वो ये कि इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आज की जो हमारी लीड स्टोरी है, जो हमारी टॉप स्टोरी है, वो यही रहेगी। आज अब इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें, बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम न्यूज एट 6 में खुश आमदीद कहते हैं आपको। और जैसे कि ब्रेक से पहले बात चल रही थी कि हमारी जो आज की टॉप स्टोरी है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो दहशतगर्द हमला हुआ है उसके हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने बिल्कुल बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। क्योंकि जो दहशतगर्द आए हुए थे वो काफ़ी मजमूम मकासद लेकर आए हुए थे और उनका ये टारगेट और ये मिशन था कि वो पाकिस्तान की जो मईशत है, जो कि ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा हिलजुल का शिकार है, उसको मजीद तबाह करने के दर पे थे। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 8 मिनट के अंदर अंदर इन तमाम के तमाम दहशतगर्दों को जाम बहक कर दिया, इनको कत्ल कर दिया और इनको वहां से इनका जो हमला था उसको नाकाम कर दिया है। जिस पर हम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, उन तमाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम के तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज के बयानात भी सामने आ रहे हैं और उन्होंने भी इस हवाले से इसकी मजम्मत भी की है। और बिल्कुल जी, मजम्मत की गई है मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी हम इस वाक़े के बारे में लोगों को बता रहे थे, आगाह कर रहे थे। 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। एक पुलिस एहलकार समेत हमारे 2 सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें जाँ बहक हुए हैं, जाम शहादत नोश किया है उन्होंने। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत की जानिब से और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सराहा गया है इदारों की कारकर्दगी को और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारों के जवानों की बहादुरी को, जिस तरह से उन्होंने मुकाबला किया और सिर्फ 8 मिनट के कलील
वक्त में इन चारों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इस पर वजीर आजम ने ये भी कहा है कि वो अपने जवानों पर फख्र महसूस कर रहे हैं और पूरी कौम को इस वक्त फख्र महसूस हो रहा है इन जवानों की बहादुरी पर। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि वो शहादा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी करते हैं और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो भी हैं। क्योंकि नाज़रीन अभी तक हमें जो बताया जा रहा है, हम तक जो इत्तलात पहुंची है उनके मुताबिक फायरिंग जो आज हुई है, दहशतगर्दों के साथ जो फायरिंग का तबादला हुआ उसमें 7 अफराद जख्मी हुए हैं और ये लोग सिविल अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए और इसे जड़ से उखाड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर वो इंतहाई काबिल तहसीन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से अमन सुकून का एक माहौल था। बड़े अरसे से हमने इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं देखी थी, लेकिन एक मरतबा फिर से जब दहशतगर्दों ने सर उठाया और मज़मूम मकासद लेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमलावर होने के लिए मौजूद हुए, सामने आए, तो जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे थे वो बिल्कुल बर वक्त वहाँ पर पहुँच गए। कामयाब ऑपरेशन करने के बाद उनको हलाक कर दिया गया है और दहशतगर्दों को ये पैगाम दिया गया है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हम वक्त तैयार हैं। ये ना समझा जाए कि वो किसी तरह से गफलत का शिकार हैं या उनको मालूम नहीं होगा या वो देर से पहुंचेंगे, बल्कि आज जितने भी मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको ये पैगाम पहुंच चुका होगा कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पहले से ज्यादा ताकतवर हैं, पहले से ज्यादा मजबूत हैं, पहले से ज्यादा चौकन्ने हैं। इसीलिए अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई करेगा तो उनको बर वक्त जवाब देकर उनका कलाब वहीं पर कमा कर दिया जाएगा और किसी को भी इस तरह की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। जो मकसद था वो भी कुछ आप पर वाज़ेह कर दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का निशाना बना। आप जानते हैं कि दीगर ममालिक के साथ हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो राबिते में होती है, यहाँ पर बिजनेस हो रहा होता है और जब यहाँ पर कोई इस तरह का अटैक अगर होता और कारोबार मुतासर होता तो पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता कि जो पाकिस्तान जो है वो शायद सरमायाकारी के लिए या बिजनेस के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है और यही इन दहशतगर्दों का एक बड़ा मकसद था, लेकिन वो इस मकसद में नाकाम हुए हैं और इसी का जिक्र किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शबली फराज ने। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो हम इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और दूसरा ये कि जिस तरह से ये दहशतगर्द चाह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए, इसकी तरक्की को निशाना बनाया जाए, इस तरह के मजमूम अज़ाइम रखने वाले किसी भी शख्स को कामयाबी हासिल नहीं होगी, ये नाकाम होंगे, नामुराद होंगे। साथ ही साथ सेनेटर शबली फराज ने तारीफ की है उन लोगों की, खराज तहसीन पेश किया है उन लोगों को, सिक्योरिटी एहलकारों को जिन्होंने अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर आवाम की जिंदगियों का आज तहफ़्फ़ुज़ किया है और इस हमले को नाकाम बनाया है। सेनेटर शबली फराज ने कहा कि यही लोग हमारे हीरोज हैं। साथ ही साथ जो गमज़दा खानदान हैं जिन्होंने आज ये 3 जिंदगियां गंवाई हैं, जिनके घरों में आज सफ़े मातम है, उनसे दिली ताज़ियत की है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हुकूमती रहनुमा हैं, तमाम के मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं और तमाम के तमाम इस हमले की मजम्मत करते हुए जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की है उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे काबिल फ़ख्र हीरोज़ हैं जिन्होंने सिर्फ 8 मिनट के कलील तरीन वक्त में 4 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया है, जो मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो दहशतगर्द आए हुए थे वो इस मकसद से, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक वो इस मकसद से आए थे कि वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर वहां पर जितना भी अमला है उसको यरगमाल बना लेंगे और उन्होंने इस हवाले से अपने पास खुराकी अशिया भी रखी हुई थी ताकि वो जितना टाइम यहाँ पर गुजारते हैं उनको खाने पीने के मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने उनको इमारत के अंदर दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया, उनको वासिले जहन्नुम कर दिया और उनका जो मकसद था उसमें उनको किसी सतह पर भी कामयाब नहीं होने दिया। मजीद जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि ये इनका मकसद यही था कि जो पाकिस्तान की मईशत है उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, जिसके अंदर ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। कुछ सिक्योरिटी जवानों ने और सिविलियंस जिसमें जख्मी और शोहदा शहीद हुए हैं उन तमाम ने अपनी जानों का नजराना तो पेश किया है, लेकिन इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के इस्तेहकाम पर उन्होंने किसी सतह भी आंच नहीं आने दी और हमें बताया जा रहा है। नाज़रीन के अफजल अली शगरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक IG सिंध रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। अफजल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अफजल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर 8 मिनट का कलील वक्त
اور انتہائی مضموم مقاصد کے ساتھ 4 دہشت گردوں کا آنا، جن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے آنے والے کو مار گرائیں گے اور خود بھی مر گئے تو کوئی ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اتنے قلیل وقت میں اتنی بہترین کارکردگی سامنے آنا کہ پہلے گیٹ سے دوسرے گیٹ کی جانب بڑھنے ہی نہیں دیا گیا. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی آپ اس پہ کوئی کامنٹ کیجیے گا، جس طرح سے سیکورٹی اہلکاروں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر آج اس بڑے حملے کی جو کارروائی ہے اس کو ناکام بنایا ہے. میں سندھ پولیس کا سربراہ رہا ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اس فورس نے آج پھر جب پاکستان پہ آنچ آئی ہے تو اپنی جان کا نذرانہ دے کے اور ان دشمن جو ہے ہمارے ملک کے ان کو نیست و نابود کیا ہے گا. جہاں تک ان کا تعلق ہے، یہ جو آپ کو 8 منٹ کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت طویل جنگ ہے، اس کے پیچھے ایک ٹریننگ ہے، اس کے پیچھے ایک انتظام ہے. اور یہاں جو مجھے جو مثبت چیز نظر آئی ہے کہ یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج کا جو ڈپارٹمنٹ یا محکمہ ہے، وہ پولیس رینجرز، انہوں نے ایک مربوط وہاں پہ انتظام رکھا ہوا تھا کہ جب کوئی چیلنج آئے تو ان کا یہی حال ہو جو آپ نے سامنے دیکھا. ہم نے قربانی بھی دی انہوں نے، میرے جوانوں نے، لیکن انہوں نے پاکستان کی عزت بچائی اور ایک بہت اہم کام پر ان کو دشمنوں کو اور یہ جو ایجنٹ ہیں باہر کے ممالک کے، ان کو برباد کیا اور ختم کیا. اچھا افضل صاحب، یہ جو ٹارگٹ چنا گیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا جائے. اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر سیکورٹی بہت زیادہ ہمیں سخت دکھائی دیتی ہے، حملوں کا خدشہ رہتا ہے، لیکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مقاصد کیا تھے؟ صرف معیشت کی تباہی؟ بالکل، یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہمارا جو کامرس ہے، ہماری معیشت ہے، اور جہاں پہ ہماری اس ملک میں چلنا اور ترقی کرنی ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا گیا گا. اور میرا خیال ہے اس سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی اس قسم کے جو پوائنٹس ہیں ان پہ خیال کرنا چاہیے. اور جو انتظام آپ نے وہاں پر دیکھا اور جس طرح سے مربوط طریقے سے سب نے ان کا مقابلہ کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اور حکومت ہے اس کو اس بات کا احساس ہے اور انہوں نے آن گراؤنڈ انتظام رکھا ہوا ہے. یہ دوبارہ ہے، ان کا دوبارہ یہی حال ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم نے دیکھا ایک پریس کانفرنس کی گئی افضل صاحب ڈی جی رینجر سندھ کی جانب سے، سی سی پی او کراچی کی جانب سے. اس میں یہ بات کی گئی کہ کوارڈینیشن بہت زیادہ زبردست ہے مختلف اداروں کی جانب سے. جو ہی یہ حملہ ہوتا ہے بڑی تعداد میں پولیس پہنچ جاتی ہے، سیکورٹی ادارے پہنچ جاتے ہیں، رینجرز کی ایک بھائی نفری پہنچ جاتی ہے. تو کوارڈینیشن بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مضبوط ہے. کسی بھی ملک کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے یہ کوارڈینیشن کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جو سارا کی فیکٹر جو ہے اس کامیابی کا وہ یہی کوارڈینیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ نہ کریں بلکہ ہم ساتھ مل کے ان دشمنوں کا مقابلہ کریں. اور یہ کوارڈینیشن آپ کو ایک بہترین انداز میں کراچی میں نظر آئی. پولیس فرسٹ لائن تھی جنہوں نے ان کو ٹیک آن کیا، اور ساتھ ہی جو ان کا انٹرنل ارینجمنٹ تھا جس میں ان کے گارڈ بھی شہید ہوئے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کیا. رینجرز پہنچے، اور ساتھ ہی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کا ٹرن لے لے ہوئے، تو چند منٹوں کے اندر آرمی کی یونٹ بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے. تو یہ کوارڈینیشن بہت ہی عمدہ کوارڈینیشن تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ دشمنوں کو ایک پیغام ہونا چاہیے کہ یہ پھر مل کے سب کسی طرح سے ڈرائی ہوئی دیوار بن جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے تھے وہ ان تمام نے مشترکہ آپریشن کر کے اس دہشت گرد جو یہ حملہ تھا اس کو ناکام بنایا ہے. تو اس سے پہلے اس طرح سے ان کے کوئی جو کولیبوریشن سے کوئی ایسی مشقیں ہوتی ہیں جس میں تمام سیکیورٹی ادارے حصہ لیتے ہیں تاکہ اگر اس طرح کی کوئی بھی کارروائی سامنے آتی ہے تو تمام مل کے کوارڈینیٹ کر کے اس کا مقابلہ کر سکیں؟ بالکل، یہ ہر لیول پر ہوتی ہے. آن گراؤنڈ جو آپریشن لیول ہے اس کے اوپر ہوتی ہے اور جو کمانڈ لیول کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں. اور کراچی کے اندر یہ ایک بہترین مثال ہے کہ پولیس اور اس کے ساتھ ان کی سپورٹ میں رینجرز وہاں موجود ہے اور انہوں نے اس شہر کے اندر امن و امان قائم کیا ہے. اور اگر یہ کوارڈینیشن نہ ہو تو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے، اور لیکن یہ ایسی کوارڈینیشن ہے کہ اس کے ایک بہت اچھے نتائج ہمارے سامنے آئے.
अच्छा अफजल शकील साहब, हमने देखा कोविड-19 के बाद हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो कोरोना के मसले पर दे रही है, और शायद ये वजह है कि दहशतगर्दों को लगा कि अब दहशतगर्दी के हवाले से शायद उस तरह से हमारी जो फोर्सेस हैं, जो इदारे हैं, वो तैयार नहीं होंगे, और इसी भूल में उन्होंने आज ये हमला किया। आप क्या समझते हैं कि आज के इस हमले की नाकामी के बाद और इतने शॉर्ट टाइम में इसको इस तरह से जवाबी कार्रवाई करना, चारों को मार देना, इससे अवाम को क्या पैगाम गया है? मैं तो ये समझ रही हूँ कि जी हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, ऐसी सूरत हाल में भी जब एक जानिब हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें भी हम कमजोर नहीं पड़े हैं अभी भी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये ज़हन में हमें रखना चाहिए अवाम उन्नास को भी, मुख्तलिफ इदारों को भी, कि ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी भी है कि ये लोग जो है जो कि बिल्कुल किसी किस्म की इंसानियत का जो है का नामो निशान में नहीं है, ये लोग फिर दोबारा इस किस्म के वाक़यात कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन एंगेज है उसको देखते हुए उन्होंने ये हरकत की है, और ये इंतजाम जो ऐसे ही होना चाहिए। और ये एक पैगाम बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, बैंक्स के लिए है और अदारों के लिए है कि जहां पुलिस आपके लिए अरेंजमेंट करेगी सिक्योरिटी का, आपको अपना अरेंजमेंट भी बेहतर बनाना है। और जो अरेंजमेंट यहाँ पर अच्छा था वो भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये 8 मिनट के अंदर इनको देश को नाबूद किया गया। बिल्कुल जी, अच्छा अरेंजमेंट था, और यही वजह है कि 8 मिनट के अंदर ये कार्रवाई जो है ये मुकम्मल की गई। अफजल अली शिगरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके तज्जिए के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जी, जैसा कि अफजल अली शिगरी साहब फरमा रहे थे कि बड़े ही बेहतरीन इंतजाम से और खासतौर पर जो कोऑर्डिनेशन है जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर देखी गई है वो बहुत ज्यादा मजबूत थी और बहुत ज्यादा काबिल तारीफ थी। और यही वजह है कि जो ही इस हमले की तला मिली, हमने देखा कि रेंजर्स की एक भारी नफरी यहाँ पर पहुंच गई थी, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई थी, और इस वाक़े के दौरान एक पुलिस एहलकार जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। अच्छा, जब ये वाकया हुआ और इसको इस तरह से निपटा दिया गया, दहशतगर्दों को मार गिराया गया, उसके थोड़ी ही देर के बाद हमने देखा कि एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे डीजी रेंजर्स सिंध और सीसीबीओ कराची। इन्होंने ये न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो उन्होंने वक्त बताया वो सुबह 10:02 का बताया, और दहशतगर्दों की तादाद उन्होंने भी कंफर्म की कि 4 थी। इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इमारत है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर रेंजर्स एहलकार भी मौजूद थे, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, और साथ में जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी थे। उन्होंने मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई की, और फिर 8 मिनट के अंदर हमने देखा कि बहुत ही कलील वक्त के अंदर इन चारों दहशतगर्दों को मार गिराया गया। बिल्कुल ऐसे ही बरवक्त कार्रवाई की गई है। तमाम जो मुतल्लिका महकमे थे, इदारे थे, उन तमाम की सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार थे वो वक्त पर हम पहुंच गए थे। और डीजी रेंजर्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पहली एंट्रेंस में जो 2 दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया था, और दहशतगर्द जो थे वो इमारत के अंदर दाखिल होना चाहते थे, और वहां पर जितना भी अमला मौजूद था उनको वो यरगमाल बनाने का मंसूबा रखते थे। लेकिन इस मंसूबे को उनके पाया तकमील तक पहुंचने से पहले ही खाक में मिला दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन दहशतगर्दों को इमारत में बिल्कुल भी दाखिल नहीं होने दिया। अगर ये इमारत में दाखिल हो जाते तो शायद इनको ढूंढना और इनको मारना तब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इनको बाहर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इनको इमारत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। और यही वजह है कि इनका जो मंसूबा था ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। और यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि अपने साथ खुराक भी लेकर आए हुए थे, खाने की अशिया लेकर आए हुए थे, जिसका मतलब है कि थोड़े लंबे अरसे के का प्लान करके आए थे कि ये थोड़ा ज्यादा अरसे यहाँ पे गुजारेंगे। लोगों को यहाँ पर यरगमाल भी बनाना चाहते थे। इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर, आज का दिन इसका तो आगाज ही बड़ी एक सनसनीखेज खबर से हुआ कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, और फिर अचानक से ही एपीएस जैसा एक मंजर हमें बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट के अंदर इन चारों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। पहले तो ये जो इतना क्विक रिस्पॉन्स दिया गया और जिस तरह से कामयाब कार्रवाई की गई, मैं इस पर आपका तज्जिया चाहूंगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं, फिर मजीद हम इस पर बात करते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही क्विक और ऑन द स्पॉट था, और मेरे ख्याल में उनकी जो प्रिपरेशन है उसको जाहिर करती है। और मेरे ख्याल में जो अभी मैंने सुना 8 मिनट के अंदर जो है वो खत्म किया गया।
ये जो है इनने फायरिंग शुरू की इनको, और बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, जितना इनके पास वेपन्स थे, जितने इनके पास ग्रेनेड थे, इनके पास सामान था, लगता ये है कि इसने सोचा कि ये बहुत अरसे तक इस जगह को रखेंगे एंगेज, और शायद कुछ लोगों को वो यरगमाल भी बना सकते थे। मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक कार्रवाई उनकी तरफ से की गई थी, जिसके ड्रामाई नतीजे होने थे मुल्क के ऊपर और बैनुल-अक़वामी तौर पे। मैं समझ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने बहुत एफिशिएंसी के साथ इसको हैंडल किया, और 8-10 मिनट के अंदर इसको खत्म कर देना ये बिल्कुल एक रिकॉर्ड ही शायद होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं काफी सारे लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि जो दहशतगर्दों के मकासद थे उसमें सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो इमारत के अंदर दाखिल होकर जो वहाँ का अमला है उसको यरगमाल बना लें। तो आप बताइएगा कि जो यरगमाल बनाने के जो मंसूबे होते हैं किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई में, उसके पीछे इनके क्या मकासद होते हैं? अमले को यरगमाल बना के क्या इन्होंने अपने कोई मुतालबे पूरे करने होते हैं, या इसके पीछे कोई और मकासद होते हैं? मुतालबे होते हैं वो सामने दिखाने के लिए। मेरे ख्याल में ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज रखना चाहते हैं, और एक तरीके से हुकूमत की एक कमजोरी और इनकी अपनी ये जो तंजीमें हैं उनकी अपनी पावर दिखानी है कि वो किस तरह हुकूमत को यरगमाल बना सकती है एक जगह के ऊपर कितने घंटों के लिए। और वो इनके साथ जो भी असला होता है वो देखते हैं, इनके पास जो खाने पीने के खुराक है, ये जिस तरीके से जहाज़ों को अगवा किया जाता है वो मेंटली कितने टफ होते हैं, फिजिकली कितने टफ होते हैं, ये सारा जो है इसमें शामिल होता है कि ये यरगमाल बना के दुनिया को बताना चाहते हैं अपनी पावर और हुकूमत की कमजोरी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, काफी अरसे के बाद हमने देखा, एक लंबे वक्फे के बाद, कुछ दिन पहले, अभी थोड़े रोज पहले की अगर बात की जाए तो रेंजर्स को निशाना बनाया गया था, हमले हुए कराची के अंदर रेंजर्स पर। उसके फौरन बाद हम देख रहे हैं कि ये आज की कार्रवाई। लेकिन अगर इनके तानों बानों की बात की जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जाकर मिलते हैं, ये तंजीमें वहां से दावा करती हैं कि जी हमने यहाँ पर बैठकर मनसूबाबंदी की, और इस बात से तो किसी को भी इनकार नहीं है। कल इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार हुआ, उसमें जो आलमी माहिरीन थे उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया, उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं उनके अंदर मुलव्वस है। तो आपको दिखाई देता है कि आज होने वाली ये जो कार्रवाई है इसके ताने बाने कहीं ना कहीं भारत से जाकर मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इराक की तरफ से एक कार्रवाई थी, और मेरे ख्याल में जो उनकी पोजीशन वहां पर है कि वो उनको सुस्ती हो रही है उनकी चाइना के हाथों, और उनके पास ऑप्शन जो है वो जो ओपन है वो यही है कि पाकिस्तान या नेपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करके अपनी फौजों की जो नाकामी है उसका किसी तरीके मदावा किया जाए। मेरे ख्याल में उनके पास एक ऑप्शन ओपन अटैक का जैसे बालाकोट वाला था, और या दूसरा ये है कि ये जो इनके पास एलिमेंट है जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इनका तमाम नेटवर्क हमारे सामने है। कलभूषण इसी नेटवर्क को फैला रहा था, और वहाँ से ये तमाम, और उनकी इस वक्त जो चुप्पी हो रही है चाइना के खिलाफ, वहाँ पर तो ये जुबान ही नहीं खोल सकते, बल्कि ज्यादा लगे हुए हैं अपने अवाम को धोखा देने में लिए। तो दूसरी तरफ अपनी उसकी फौजें भी बिल्कुल बेबस खड़ी हैं वहाँ पर जी। तो मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि उनके लिए पॉसिबल टारगेट पाकिस्तान या नेपाल है, और ये एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे। और मेरे ख्याल में जो वाकया हुआ तो इनिशियल से ही लोगों ने कहा कि वही इराक का है, और मेरे ख्याल में अभी मुख्तलिफ सबूत सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि ये वही है। सही सबूत भी इस बारे में सामने आ रहे हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि अब अगर सबूत भी हैं, चीजें भी हमारे इल्म में हैं, उनके दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, उनके जासूस पकड़े जाते हैं, तो फिर अब हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? व्हाट नेक्स्ट? हम ऐसा क्या करें कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सके? जहां तक पॉसिबल होता है दहशतगर्दों को मार भी गिराया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन भी जारी है। क्या इसको मजीद इस पर कुछ और स्टेप्स लेने की जरूरत है जो आप समझते हैं ब्रिगेडियर साहब?
جی بالکل، ایک تو اندرونی طور پہ اس کا مقابلے کرنے کے لیے جو ہماری تیاری ہے اس کو ہر وقت ہمیں 24 گھنٹے تیار رہنا چاہیے، اور میرے خیال میں جیسے یہاں پر ریسپانس لا انفورسنگ ایجنسیز کی طرف سے کیا گیا وہ قابل تعریف ہے، اور اس طرح کی باقی بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے ریسپانس ہونا چاہیے۔ ڈپلومیٹکلی دنیا کی جو قوتیں ہیں امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور وہ ہمارے پڑوسیوں کو استعمال کر رہے ہیں، افغانستان کو اور ایران کو، اور یہ ہمارے دوست اور مسلم ممالک ہوتے ہوئے بھی اور اس کے باوجود کہ ہم بھی ان کے علاقے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، باوجود کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ قوتیں جو کہ وہاں پر اثر رکھتی ہے اقوام متحدہ کے اندر، ابھی پچھلے دنوں ہم نے 4 لوگوں کے نام دیے جو افغانستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا کارروائی کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم آگے ثبوت بھی پیش کرنے والے تھے کہ امریکہ جیسی قوت نے اس کو ویٹو کر دیا۔ بالکل بالکل، اور انہی دنوں میں وہاں سے جو FATF ہے وہاں سے پاکستان کے اوپر جو فلانے کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ تو یعنی بریگیڈیئر صاحب اب ہمیں یہ چاہیے کہ عالمی سطح پر تو جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں، اپنے طور پر جو آپریشن کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں قومی سطح سے ہٹ کر عالمی سطح پر بھی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اور اس میں ہمارے ساتھ ابھی چائنا شامل ہے جو ہمارے ساتھ بول رہا ہے اور باقی قوتیں، لیکن اس کو کم از کم ہم شرمندہ کروا سکتے ہیں۔ یہ ابھی بھی جو واقعہ ہے وہ بمبے کے واقعہ کو کتنے سالوں بعد بھی یاد کرتے ہیں، یہ جو واقعہ ہے یہ سامنے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے جو شواہد ہیں وہ بالکل سامنے ہیں۔ بالکل جی، شواہد بالکل سامنے ہیں اور ہمیں یہ شواہد رکھنے چاہیے عالمی برادری کے آگے، بھارت کو شرمندہ کرنا چاہیے، اسے جواب طلبی کی جا سکتی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے تجزیے کے لیے بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کے لیے۔ بالکل جی، اور جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، لیکن یہ ہے کہ آج ایک اور بھی بڑی خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر بجٹ آج کثرت رائے سے پاس کر لیا گیا ہے، جس کے حوالے سے کافی سارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے اپوزیشن کی جانب سے بھی اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی، لیکن اس کے باوجود آج کثرت رائے سے بجٹ کو قومی اسمبلی میں منظور کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے، کیونکہ آج عقل میں اس کا پاس ہونا ضروری تھا، کیونکہ اس کے بعد جب جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا تو نیا مالی سال سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور نئے مالی سال کے آغاز سے پہلے بجٹ کا اپروو ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو بجٹ کے اخراجات ہیں ان کو پورے سال کے حساب سے جس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اسی حساب سے اس کو مینیج کیا جا سکے اور اس کا جو ہے وہ نظام سیٹ کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے آج قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ بالکل جی، اسی بارے میں میاں محمد سمیع کی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم نے اکثر دیکھا میاں محمد سمیع ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں اور تمام جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس روز کے اہم اجلاس کی اس کا سموتے ہیں اپنی رپورٹ کے اندر۔ تو آج کا اجلاس یقیناً بڑا اہم تھا، کیونکہ آج بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے اسمبلی ہال کے اندر اور کتنے اراکین ہیں جنہوں نے اس کے حق میں آج ووٹ کیا ہے، اس بارے میں جانتے ہیں میاں محمد سمیع کی رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں ہوا۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی بجٹ منظور کرنے کی تحریک عوام میں پیش کی۔ حکومتی بینچوں سے 160 ارکان نے اپوزیشن کی طرف سے پیش کی جانے والی ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے بجٹ کی منظوری کے لیے ووٹ دیا۔ The Finance Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے زراعت کے شعبے پر توجہ دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ آج یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو، شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ 1,60,00,000 گھرانوں کو اس کے اندر مستفید ہونے کے لیے ذرائع رکھے گئے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان
में जो छोटे सार्फिन हैं उनके लिए बिजली के बिलों को मौखर किया जा रहा हो। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि एनडीए में एक ऐसा सब्जेक्ट जो डिवॉल्व हो चुका है उसके लिए 75 अरब रुपए खर्च कर रहा है सूबों के साथ मिलकर, 50 अरब रुपए सहित जो डिवॉल्व सब्जेक्ट है पीएसडीपी में मैचिंग ग्रांट्स के ऊपर दुगना कर दिया हमने। शायद ही कभी ऐसा बजट आया हो कि पीएसडीपी में सबसे ज्यादा एलोकेशन सूबा बलूचिस्तान और दूसरी बड़ी एलोकेशन सूबा सिंध के लिए रखी गई है। अपोजिशन अरकान के निकात का जवाब देते हुए मवासलात के वजीर मुराद सईद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की मुतहर्रिक क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। पहली मरतबा मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, जमशुद्दा अजला में, आजाद कश्मीर में 100% मुफ्त और बेहतरीन इलाज, पंजाब के अंदर 70 लाख खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज, और इस्लामाबाद के अंदर हजारों खानदानों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज इमरान खान ने दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के नुक्ता एतराज का जवाब देते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने वजीर आजम इमरान खान को मैंडेट दिया है और इन्हें ऐवान का एतमाद हासिल है। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नजरिए पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों का नजरिया इमरान खान के साथ है। तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। तुम कमीशन करो, टैक्स वैक्स खाओ, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेना बंद कर दे। तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नहीं, नोटिस लेंगे, नोटिस लेगा। इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। जाती वजाहत देते हुए हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमतों ने जमहूरियत के नाम पर अदारों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी से साबित हुआ है कि कौमी एयरलाइन में मेरिट की मुकम्मल खिलाफवर्जी करते हुए सियासी तकर्रियां की गयी। उन्होंने कहा कि जाली डिग्री रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इससे अवाम की परेशानियों में इजाफा होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना असदुर रहमान ने भी बजट पर तनकीद की। कौमी असम्बली का इजलास मंगल की दोपहर 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मियां मोहम्मद समी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, और यहाँ पे मज़ीद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें कि करतारपुर राहदारी का जो मंसूबा शुरू किया गया था उसको अब दोबारा से सिख यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी मौजूद है उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा खुशी का भी इजहार किया है और उन्होंने मोदी हुकूमत से भी ये मुतालबा किया है कि वो भी जो वहाँ के सिख पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको आने की इजाज़त दे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही एक गुडविल जेस्चर का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान ने कभी भी कोई मुश्किलात इनके लिए खड़ी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही एक अमन का हाथ आगे बढ़ाया है। लेकिन जो मोदी हुकूमत है उसकी तरफ से हमें हमेशा देखने को मिला है कि उन्होंने हमेशा से कोई ना कोई ऐसी हरकत की है कि वो अमन की फिजा को खराब करते रहें। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अब जो करतारपुर राहदारी उसको दोबारा खोल देना सिख कम्युनिटी के लिए बहुत खुश आइंद है। अच्छा जी, ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं कि इसको बंद क्यों किया गया था, उनकी मालूमात के लिए हम बता दें कि इससे कोरोना की वजह से बंद किया गया था, वायरस का फैलाव ना हो इस वजह से बंद किया गया था। लेकिन अब हमारी सिख बरादरी की आसानी के लिए इसको दोबारा खोल दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। जी वालेकुम सलाम। ताहिर बताइएगा, सिख बरादरी तो आज बड़ी खुश होगी, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है कि करतारपुर को, इस राहदारी को दोबारा से उनके लिए खोल दिया गया है। जी नो डाउट दुनिया भर की सिख बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये 16 मार्च को ये करतारपुर राहदारी जो है उसको बंद कर दिया गया था कोरोना वबा के पेश नजर। तकरीबन 100 रोज के बाद यानी कि 3.5 माह की मुद्दत के बाद इसको खोल दिया गया। न सिर्फ खोल दिया गया बल्कि दुनिया भर में इस अमन का पैगाम दोबारा भी भेज दिया गया। भारत में तमाम ममालिक में पाकिस्तान की जानिब से अमन और मजहबी हमागी का पैगाम भेज दिया गया, जिसमें कहा गया कि ये सिख यात्री ज्यादा से ज्यादा जो है इस गुरुद्वारा दरबार साहब में जो है आए और अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। और उसी के पेश नजर आज पहले रोज ये जो सिख पंजाब के पहले सिख हुक्मरान थे महाराजा रंजीत सिंह, उनकी 81वीं बरसी की मुनासबत से यहाँ पर एक दुआया तकरीब हुई, जिसमें लाहौर से, ननकाना साहब से, शेखुपुरा से और पेशावर से मुल्क के पूरे हर से जो है सिख यात्रियों ने शिरकत की और उसको जो है अपनी मजहबी रस्मात अदा की। और ये तकरीबन 16 मार्च को जो बंद होने के
बाद 100 रोज के बाद जो है ये आज खोला गया, जिसको खुशाइन करार दिया गया। और सिख जो यात्री हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अब उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि भारत की जानिब से भी अब सिख यात्री जो है बहुत जल्द आएंगे। और पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी जो है उसने और मुतलका जो इदारे उन्होंने ये ऐलान किया है कि 5000 यात्रियों का जो है इंतजाम मुकम्मल कर लिया गया है, यानी कि कल से ऑनवर्ड 5000 यात्रियों का इंतजाम। अच्छा, लेकिन ताहिर ये इंतजाम तो कर लिया गया, इस तरह का इंतजाम पहले भी था, लेकिन कोविड-19 के बाद इन इंतजामात में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? कुछ हमें बताइएगा कि कोरोना को लेकर यहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं? सैनिटाइज किया गया है, डिसइंफेक्ट किया गया है गुरुद्वारा दरबार साहब को, बाकी क्या इंतजामात हैं जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके बारे में बताइएगा। आप यकीन कीजिए सिख यात्रियों की जानिब से इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया गया। इस मामले में जो SOPs तय किए गए थे, यानी कि सैनिटाइजिंग गेट लगाए गए थे, सैनिटाइजर लगाए गए थे, मास्क की कंपल्सरी जो है उसको कहा गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया था, इन तमाम SOPs पर मनोन जो है अमल किया गया सिख यात्रियों की जानिब से। और उस पर जो है जो इंतजामिया ने जो भी SOPs डिक्लेयर किए थे पंजाब गवर्नमेंट ने, उस पर जो है हर तरह से अमल दरामद किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, मास्क पहने गए और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अच्छा ताहिर, ये बताइएगा कि चलें इसको खोल तो दिया गया है, लेकिन इसकी कोई मुद्दत मुतय्यन की गई है कि इसको कितने दिनों के लिए खोला गया है? और इस हवाले से जो इंतजामात हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये जो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से जो है शाह कुरैशी की जानिब से जो ट्वीट किया गया था उसके बाद खोला गया और इसको खोल दिया गया। तमाम SOPs के तहत जो है जुडिशल फर्दर ऑर्डर जो है इसको खोलने के अहकाम जारी किए हैं। और इस पर आज चूंकि पहला रोज था, आज बहुत ज्यादा सिख बरादरी, बहुत कसीर तादाद में सिख बरादरी ने जो है इसमें शिरकत की और ये तवक्को की जा रही है कि दुनिया भर से, भारत के लिए दुनिया भर से भी ये सिख यात्री यहाँ पर शिरकत करेंगे। ठीक है जी, सिख बरादरी जो है वो बहुत ज्यादा खुश है और सिख यात्रियों के लिए ही इसको गुरुद्वारा दरबार साहब को दोबारा खोला गया है। इंतजामात आपको बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ताहिर जाफरी, आपके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस बारे में आगाह किया। अच्छा जी, ताहिर जाफरी जो बता रहे थे वो ये है कि आज चूंकि ये पहला दिन था, सिख यात्रियों की काफी बड़ी तादाद आज यहाँ पर पहुंची, लेकिन खुशाइंद बात यह है, अच्छी बात यह है, सिख यात्रियों की तरफ से समझदारी ये दिखाई जा रही है कि जो SOPs मुतय्यन किए गए हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए, वो खुद ही इन पर अमल दरामद कर रहे हैं। ग्लव्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं और साथ ही साथ सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सरदार पवन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिख बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे बात करते हैं। गुड इवनिंग सरदार जी। गुड इवनिंग जी। हाउ आर यू सरदार जी, कैसे हैं जी? तुसी खैरियत नाल हो, खुश हो? इन्नी वड्डी खबर इन्ने अरसे बाद दोबारा खोल दिता गया जी आज इस राहदारी में तुहाडे वास्ते। हाँ जी बिल्कुल, खुशी की गल है और एक नहीं दो खुशियां ने, क्योंकि एक तो करतारपुर कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा रीओपन हो रहा है, दूसरा नाल ही एक चीज की होर निशानी भी है कि चलो सिख कोरोना नू थोड़ा जा हटा रहे हैं, अपने आप तो दूर कर रहे हैं किसी न किसी तरीके, वो है कमिंग बैक टू द लाइफ। ठीक है सरदार जी, बताइएगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा से ही जो अक़लियतें यहाँ पे आबाद हैं उनके हुकूक का हमेशा से ख्याल रखा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दामात किए हैं, जो ये करतारपुर राहदारी है ये भी बिलखुसूस जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए बनाई गई है। तो आप जो हमारे साथ पड़ोसी मुल्क है भारत, जहाँ पर अक़लियतों पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में आपको बतौर सिख किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में तो सिखों समेत तमाम अक़लियतें जितनी भी हैं सबके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ख़त्म है तक, एक तरह से सबका ख्याल रखा जा रहा है, सबको हर तरह से फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी को सामने रखते हुए अब जब करतारपुर साहब का गुरुद्वारा दोबारा खोला गया है तो साथ ही ये भी बेनती की गई है कि जो इंडिया में सिख हैं उनको भी आने की इजाज़त दी जाए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं मिली। सो इट शोज के वहाँ पर भी रिलेक्टेंस है। और बाकी जितनी अक़लियतें हैं, देखिए अक़लियतें जहाँ पर भी हों वो उस इलाके की खूबसूरती होती हैं और दे हैव योर पावर व्हेन एवर यू ट्राई टू इंगेज देमसेल्फ, आपको कुछ अच्छा ही मिलता है, बुरा कुछ नहीं होता। सो इंडिया को भी चाहिए और दूसरे तमाम ममालिक को भी चाहिए कि उनके अंदर जितनी अक़लियतें हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करें और साथ ही साथ उनको अपनी पावर के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि आप उनको एक वल्नरेबल कम्युनिटी बना के और खुद भी जलालत करवाएं अपनी और पूरी दुनिया में उनको भी अज़ियत का निशान बनाएं।
ਟਰੂ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ हुकूमत की जानिब तो इंतजामिया की जानिब तो सारे कोऑपरेट करने को तैयार ने सिख बरादरी के लोग? हाँ जी, ना सिर्फ हुकूमत की तरफों बल्कि गुरुद्वारा इंतजामिया की तरफों, जिथे कल ज्ञानी जी ने कल अपना वीडियो मैसेज सारे नाल शेयर किया सी, उन्होंने दस्सिया कि जी गुरुद्वारा साहब जरूर खोल रहे हैं बट एवरीवन विल बी अलाउड विद द सेफ्टी प्रिकॉशनस जिहड़े गवर्नमेंट ने दस्से ने कोविड के हवाले नाल, उन्हां ते बगैर किसी नूं एंट्री नहीं मिलेगी। तो एनीवन हु इज गोइंग टू गुरुद्वारा वो तमाम प्रिकॉशनस जिहड़े ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दे नाल ही जाणगे। इनफैक्ट मैं तुहानूं दस्सां तुहाडे वास्ते खुशी की गल है कि जितने भी गुरुद्वारा फंक्शनल रहे ने इस दौरान, जिहदे विच बेशक 4 या 5 लोग ही जाते सी, पर सब गुरुद्वारियां दे विच प्रिकॉशनस जिहड़ियां ने यूज कीतियां गईयां ने। और इनफैक्ट जिहड़ा ननकाना साहब दा पहला वॉक थ्रू गेट सीगा सैनिटाइजेशन का, वो गुरुद्वारे के बाहर ही लगा सी। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सरदार जी, ये दसो SOP तो अलावा होर की कुछ इंतजामात ने जिहड़े सिख यात्री आणगे उन्हां वास्ते इंतजाम किए, उन्हां दे ठहराण वास्ते, उन्हां दे खाण वास्ते, पीण वास्ते, यात्रा के दौरान कोई परेशानी का उन्हां नूं सामना ना करना पवे, इहदे वास्ते की कुछ कीता इत्थे इंतजामिया ने? नहीं, परेशानी किसी किस्म की नहीं। देखो, जिस भी कोई भी यात्री किसी भी गुरुद्वारे आंदा, चाहे तो सिख यात्री है या कोई होर यात्री है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंदी। खान तो लैके अकोमोडेशन तक हर चीज की फैसिलिटी होती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस दौरान सानू ये चीज़ां करनियां चाहिए ने। फिलहाल सिर्फ ये है कि असीं गुरुद्वारा साहब आइए, अपने अकीदे के मुताबिक जितना सानू टाइम मिलता है असीं इबादत करिए और उस तो बाद वापस जाइए। बाकी सारिया चीज़ें जिहड़ियां ने नाल दे नाल चलदियां रहणगियां। फैसिलिटीज नो डाउट हमेशा पूरियां सन ते आइंदा भी रहणगियां, बट ये साडी अपनी जिम्मेदारी है कि असीं आप भी मुश्किल तो बचिए, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी मुश्किल तो बचाइए। देखो, असीं अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करांगे और किसी एक्टिविटी च इंगेज होवांगे तो ऐन मुमकिन है कि असीं किसी पासे प्रॉब्लम बना के चले जाइए। हाँ जी, बिल्कुल। असीं सिर्फ और सिर्फ जरूरत की हद तक हुण इस टाइम इन सारिया चीज़ों ने फैसिलिटीज को अवेल करके और दुआ करिए सारे रल मिल के कि ना सिर्फ साडे मुल्क तो बल्कि पूरी दुनिया तो इस मुसीबत का खात्मा हो, बाकी जिहड़े जिस तरह दूसरे मज़हब के लोग ने वो भी अपने इबादतगाहां दे विच खुले तरीके नाल जा सकन। हाँ जी, ठीक है। सरदार जी, ये बताइएगा कि चूंकि पाकिस्तान में भी सिख मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ये जो एक फेस्टिवल है या जो एक तकरीब है, तो ये कितने टाइम पे मुश्तमिल होती है? कितने दिनों के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद वापसी उनकी कितने दिनों बाद होती है? जब महाराजा रंजीत सिंह की जो बरसी उसकी अगर आप बात करें तो ये फेस्टिविटी जो है ये एग्जैक्टली लाहौर डेरा साहब एक गुरुद्वारा है बादशाह मस्जिद के बिल्कुल पास, उस जगह पर हमेशा से मनाई जाती रही है। और इसकी जो कोई भी जो कम्युनिटी की कोई मजहबी इबादत होती हैं तो वो 48 घंटे का टाइम होता है जिसमें मजहबी जो हमारी रिलीजियस बुक है गुरु ग्रंथ साहब उसका कंप्लीट पाठ किया जाता है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। ये 3 रोजा एक्टिविटीज होती हैं हर जगह पर और इबादत पर ही ये मबनी होती हैं। और हर साल ये बरसी जो है वो महाराजा रंजीत सिंह की मनाई जाती रही है लाहौर में, क्योंकि ये वाहिद वो पंजाबी हुक्मरान था जिसने सबसे ज्यादा पंजाब पर हुकूमत की। तकरीबन 40 साल के करीब इनका जो है वो दौरानिया बनता है और इनकी जो समाधि है वो भी वहीं पर मौजूद है गुरुद्वारा डेरा साहब के साथ ही बिल्कुल बादशाही मस्जिद के साथ। तो इस वजह से ये फेस्टिविटी हर साल 3 रोजा फेस्टिविटी है जो कि हर साल मनाई जाती रही है। लेकिन पिछले सालों में ये होता था कि इंडिया से और दूसरे ममालिक से 10 रोज के लिए जत्था आता था जो कि पाकि गुरुद्वारों की यात्रा करके भी वापस जाता था। क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है और हमारे बॉर्डर्स भी इस तरह से खुले नहीं है तो वो 10 रोजा जत्था जो है वो इस दफा नहीं आ सका। ठीक है, वो नहीं आ सका, लेकिन बाकी जो लोग हैं हमारे यहाँ पर सिख बरादरी वो यहाँ पर आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। बहरहाल जी सरदार पवन सिंह साहब तुहाडी शिरकत का बहुत शुक्रिया साडे प्रोग्राम, बहुत मेहरबानी तुहाडे टाइम वास्ते। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी सरदार पवन सिंह से जो नुमाइंदगी कर रहे थे सिख यात्रियों की, उन यात्रियों की खास तौर पर जो गुरुद्वारा दरबार साहब आएंगे, यहाँ पर क़याम तो नहीं करेंगे क्योंकि SOPs कुछ मुतय्यन किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी बात है
पाकिस्तान की जानिब से जिसका मुजाहरा किया गया है, बड़े दिल का मुजाहरा किया गया है कि जी अब ये जो गुरुद्वारा दरबार साहब है इसको कोरोना के बावजूद खोला गया है। भारत से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि भारत इसकी इजाजत दे, जो अभी तक नहीं दी गई। बिल्कुल ऐसी एक गुडविल जेस्चर का अगर मुजाहरा पाकिस्तान की जानिब से किया गया है तो भारत को भी इन तमाम तर इख्तिलाफात को, तमाम तर जो उनके मकासद हैं उसको पसपुश डालकर जो लोगों को मजहबी आज़ादी देनी चाहिए, जो कि हमें वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फेस्टिवल है या जो ये फंक्शन है ये खैर खैरियत के साथ हो जाए और जो कोरोना वायरस के बढ़ते सूरत-ए-हाल है, जी मजहबी त्यौहार और कोरोना वायरस जो है इसके फैलने के खदशात जो है वहाँ पे कम हो और इससे ज्यादा नुकसानात ना हो, यही उम्मीद और दुआ भी करते हैं। बिल्कुल जी। और अब हम बात करने वाले हैं एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की। आप सब लोगों को पता है कि 1 करोड़ 20 लाख सार्फिन का हदफ रखा गया था इस प्रोग्राम के तहत, जिनकी मदद की जानी चाहिए थी, तो आज ये हदफ पूरा कर लिया गया है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, इसका जो हदफ रखा गया था अब वो मुकम्मल हो गया है। 1 करोड़ 20 लाख सारिफीन तक इसके तहत कैश पहुंचाया जाना था और ये कैश अब पहुंचा दिया गया है जी 1 करोड़ 20 लाख लोगों तक। और इससे यकीनन फायदा हुआ होगा सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख लोगों का नहीं, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख खानदानों का। ये जो हदफ है इसे बड़े कलील वक्त में पूरा किया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी लोगों में रकूम तकसीम की गई हैं। 1,98,000 से जायद अफराद बताए जाते हैं, जिनमें 2 अरब 42 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। इस्लामाबाद वफाक की अगर बात करें तो यहाँ 63,000 से जायद अफराद में 76 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। और जी बलूचिस्तान को हम किस तरह से भूल सकते हैं, बलूचिस्तान में 6,11,000 से जायद अफराद ऐसे हैं जिनमें 7 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद की रकम दी गई है। और ये प्रोग्राम, इसका दायरा फैलाया गया था गिलगित बल्तिस्तान तक भी, तो वहाँ भी 86,000 से जायद अफराद में 1 अरब 5 करोड़ रुपए से जायद की रकम तकसीम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत ने हमेशा से अवाम का ख्याल किया है। जब भी कोई सिचुएशन आई है तो हुकूमत ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, काविश की है कि पूरे मुल्क का कोई भी ऐसा खित्ता, कोई ऐसा इलाका ना हो जो कि हुकूमती इकदाम से महरूम रह जाए। और उसकी मिसाल हमने देखी है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो शुरू किया गया था ये पाकिस्तान के चप्पे चप्पे तक पहुंचाया गया है। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और जितने भी इलाके थे जहां पर जरूरतमंद मौजूद थे, तमाम के तमाम की मदद की गई है। और एक खतीर रकम जो लोग हैं उनके अंदर तकसीम की गई है, जिससे जाहिर है कि उनकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। और ना सिर्फ किसी इंडिविजुअल की जिंदगी में बल्कि इससे पूरे के पूरे जो खानदान है वो मुस्तफीद हुए होंगे और मुश्किल हालात से निकलने में ये चीज उनकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मुख्तलिफ इलाके जहाँ जहाँ पर जरूरत थी, इस एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम जो था इसको वहाँ पे पहुँचाया गया है और लोगों की मदद की गई है। 145 अरब 29 करोड़ रुपए थे जो तकसीम किए जाने थे 1 करोड़ 20 लाख लोगों के अंदर, और ये तकसीम कर दिए गए हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो कहीं ये ना समझ लें कि बस ये अब हुकूमत ने जो एहसास किया था वो खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो एहसास प्रोग्राम है इसकी अम्ब्रेला तले और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। एहसास राशन है और दूसरे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अनगिनत, जिसके जरिए लोगों की मदद की जाएगी। हमारे जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कारोबार के मौके फराहम किए जाएंगे। हमारी जो ख्वातीन घरों में बैठी हुई हैं उनको रोजगार के लिए पैसे दिए जाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम है क्योंकि एहसास प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा, लेकिन इसके तहत चलने वाला एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, इसके जरिए जो टारगेट रखा गया था इसके तहत वो आज अचीव किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास अगली जो स्टोरी है वो कोरोना वायरस के हवाले से है। कैसे हो सकता है कि कोरोना वायरस का जिक्र प्रोग्राम में ना किया जाए, क्योंकि केसेस की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती चली जा रही है। रोजाना हम आपको कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट देते रहते हैं कि मुल्क में इसकी क्या सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 3,557 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये वो अफराद हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। और अगर हम अमवात का जिक्र करें तो तकरीबन 49 अफराद ऐसे बताए जा रहे हैं जो कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो कि कोरोना वायरस के हवाले से बनाया गया था, वो अगर आदादोशुमार जो हमें देते हैं उसके मुताबिक जो मुतासरा अफराद हैं पूरे मुल्क में कुल तादाद की अगर बात की जाए तो वो 2,06,512 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर अगर हम हलाकतों की बात करें तो ये जो फिगर है ये 4,167 तक पहुंच चुका है। इसी के साथ काफी सारे अफराद ऐसे भी हैं जो कि इससे रिकवर हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अभी भी जरूरत इस अमर की है कि हम एहतियाती तदाबीर को अपनाए रखें, अपने लिए मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और जितने भी जो SOPs हुकूमत की जानिब से बताई जा रही हैं उन तमाम के तमाम का ख्याल रखें ताकि इसके फैलाव को मजीद कम किया जा सके। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, दुनिया भर में भी बहुत सारी जगहों पे हमें स्मार्ट लॉकडाउन दिखाई देता है और बहुत सारी जगह ऐसी भी थी, यूरोप में खास तौर पर जब अमेरिका में सूरत हाल बिगड़ने लगी तो हमने देखा कि वहां पर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद सूरत हाल बेहतर होने पर अब जुज़वी लॉकडाउन हमें दिखाई देता है। कुछ इलाके बंद कर दिए जाते हैं, कुछ इलाके खुले हैं और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। जहां से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं उन इलाकों को सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया जाता है या बंद कर दिया जाता है। बहरहाल जी, दुनिया भर में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस को लेकर कुछ इस पे बात करते हैं और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 1,02,32,000 हो गई है। आज से 2 रोज पहले ये जो तादाद है इसने 1 करोड़ को छुआ था, लेकिन अब इन 2-3 रोज में ही ये 1,02,32,000 से ज्यादा हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 5,04,000 से जायद अफराद जो हैं वो इस मौलिक वबा की वजह से हलाक हो गए हैं। लेकिन भी बहुत सारे लोग सेहतयाब भी हुए हैं, कोरोना वायरस का शिकार हुए, लेकिन उसके बाद वो सेहतयाब हुए, इससे बच गए हलाक होने से, जाँ बहक होने से। ऐसे लोगों की तादाद बताई जा रही है 55,46,000 से ज्यादा है। और कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका, वहां बताया जा रहा है कि इस वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1,28,000 से भी तजावुज कर गई है और मरीजों की तादाद अब 26,35,000 से तजावुज कर गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें जो सबसे ज्यादा मुतासरा अफराद हैं वो अमेरिका में पाए जा रहे हैं और अमेरिका में अभी तक केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जो अमवात का सिलसिला है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस का जो सिलसिला है, ये वायरस है, ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और दोबारा से जो लोग हैं वो अपनी आम मामूल की जिंदगी गुजार सकें। बहरहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे 29 जून के हवाले से। आज के दिन के हवाले से आज 29 है और हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया भर में जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि वर्ल्ड ट्रॉपिक्स डे मनाया जा रहा है। अब ये ट्रॉपिक्स डे क्या है? ये इस तरह से है कि दुनिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, क्योंकि इन इलाकों में होता यह है कि सूरज जो है वो सर के बिल्कुल ऊपर होता है। तो इस दिन को मनाने का मकसद ये है, 1914 से मनाया जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल इलाके हैं उनके बारे में रिपोर्ट पेश की जाए हमेशा हर साल इस दिन 29 जून को, और फिर ये बताया जाए दुनिया भर को कि ये जो गैर मामूली वसअत हयात हैं इसको उजागर किया जा सके, दुनिया के सामने पेश किया जा सके और इन इलाकों को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं, उसको भी दुनिया के सामने लाया जा सके। बिल्कुल ऐसे। और अगर इसके हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इन इलाकों में जिस तरह आपने एक खसूसियत बताई है, दूसरी खसूसियत इनकी ये होती है कि यहाँ पे किसी को कोई मालूम नहीं होता कि यहाँ पे कितनी बारिश होगी, कब होगी बारिश, मतलब ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त बहुत भारी तादाद में बारिश हो सकती है और कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे बारिश ना हो। तो अमूमन ये जो इलाके होते हैं ये नम रहते हैं और अगर हम रकबे के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन जमीन की जो कुल सतह है उसके 40% रकबे पर ये जो रीजन है। अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप में से हम में से कोई विजिट करना चाहता है, यहाँ जाना चाहता है तो बिल्कुल जान सकता है और मजीद इस बारे में जान सकता है। जिसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल शाम ठीक 6 बजे हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ,
اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے۔ انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ سلطان علاؤدین اور شام کی شہزادی کی شادی بہت اہمیت کی حامل بندوق تھی۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہزادی سے ہونے والی اولاد ہی تخت کی وارث ہوگی۔ تم یہ کام ختم کر کے یہودا کے ساتھ جا کر آرتھرل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دو۔ مجھے علم ہے کہ یہی دکھ مجھے حقیقی فتح کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اگر کوئی چچا پہ شک کرے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا تو مجھے بھی اپنا مخالف پائے گا۔ کرتوگلو اور اس کی ہواری مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور کندوگلو کو سردار بنانا چاہتے ہیں۔ تمہیں اور کس پر شک ہے؟ کرتوگلو کبھی تو بول رہے ہیں کہ وہ مارا گیا انکاؤنٹر میں، کبھی تو بول رہے ہیں کہ اس کو ملیٹنسی کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارا بھائی جو 4 دن سے مل نہیں رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں۔ اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں۔ مسافر کے لیے ہاتھ نہ ملائیں، نہ ہی گلے ملیں۔ کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ رش والی جگہ جانے سے پرہیز کریں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ اگر آپ کو کھانسی، نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوراً طبی معائنہ کرائیں۔ آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہم سے ہے پاکستان۔
है दोनों की इसी एक फजा में। करगस का जहां और है शाही का जहां और। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। डेली पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर वक्त हर खबर से बाखबर रहने के लिए डेली पाकिस्तान वेबसाइट विजिट करें। घर, सफर, दफ्तर, स्कूल हो या कॉलेज, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। रिवायती खबरों से तंग आ जाएं तो मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए डेली पाकिस्तान का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के देखने वाले, पाकिस्तान के पढ़ने वाले।